जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री वाले श्रृंखला में मौर्य साम्राज्य में। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये जो मटेरियल है आपका, आप बीपीएससी लेवल का मटेरियल है। आप बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम को इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कांस्टेबल लेवल का तो आराम से कवर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौर्य समाज के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस केयर एकेडमी की प्रस्तुति जीके विद जौहर। दोस्तों, मौर्य काल के जो स्रोत मिलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो दो तरह के हैं। नंबर एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो बुक्स वगैरह होते हैं, तो बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और जातक हैं। जैन साहित्य में जो कल्पसूत्र नाम का पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है। अन्य साहित्य में पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरित सागर, विरहत कथा मंजरी शामिल हैं। ये थे साहित्यिक स्रोत। मौर्य काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उसमें है चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, मृदभांड और स्थापत्य कला। तो चलिए दोस्तों, आगे हम विस्तार से बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषल या कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम हैं सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस आदि। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। दोस्तों, चलते चलते मौर्यकालीन शिलालेख के बारे में जानते हैं। शिलालेख का नाम है शहबाजगढ़ी, जिसकी खोज का वर्ष है 1836। इसकी जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि की ही एक और शिलालेख है जिसका नाम है मानसहेरा, जिसकी खोज हुई थी 1889 में, 1889 में। ब्राह्मी लिपि के बाकी शिलालेख हैं जिसमें आते हैं आपको गिरनार शिलालेख, इसका वर्ष है 1822। धौली शिलालेख 1837 और 1837 में ही एक है कालसी का शिलालेख। इसके बाद 1850 में खोजा गया जोगर शिलालेख और 1882 में सोपारा शिलालेख और 1916 में एर्रागोरी शिलालेख। ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की पैदल सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। अब हम आगे बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, जिसका पीरियड है 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व, 298 से लेकर 272 के बीच का काल है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्धरा का पुत्र है बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के भी अन्य नाम हैं अमित्रघात, अमित्तोकेटस, जिसे यूनानी जो उनको पुकारते थे वो अमित्तोकेटस कहते थे। नंदसार भी उनका नाम है। भद्रसार उनका नाम है, जो कि वायु पुराण में लिखा हुआ है। बिंदुसार ये परिशिष्ट पर्वन बुक है, उसमें उसे बिंदुसार के नाम से पुकारा गया है। और बिंदुपाल चीनी ग्रंथ में उनका नाम है। ये बिंदुसार के अन्य नाम है अमित्रघात, अमित्तोकेटस, नंदसार, भद्रसार, बिंदुसार, बिंदुपाल। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। दूसरे विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा,
सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा। बिंदुसार के जो नाम है, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, यूनानी लेखक ने अमित्रोकेटस या अमित्रघात कहा गया, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, स्ट्रेबो में अलीड्रोकेटस और चीनी विवरण में बिंदुपाल। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में, जिसका कार्यकाल है 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक के 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, इसीलिए इन्हें सिंहली स्रोत भी कहते हैं। कारुवाकी और तिष्यरक्षिता अशोक की 2 महारानियां थीं। अशोक की पत्नी महादेवी, जो शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी, से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतान हुई। महादेवी के संतान है महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थीं। अशोक ने अपनी अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी है तौसली, उस पर अधिकार कर लिया। अशोक के भी अलग अलग नाम हैं। गिरनार अभिलेख में उसे अशोक मौर्य कहते हैं, पुराणों में अशोक वर्धन कहते हैं, भाब्रू शिलालेख में उसका नाम पियदस्सी है और मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड ने फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियोनीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। दोस्तों, अशोक के लेखों से संबंधित जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, नेतूर, गुर्जरा और उद्गोलम अभिलेखों में है। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, जिस पर अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। वैराट का अभिलेख कनिंघम कलकत्ता लाया था। कनिंघम ने वैराट के अभिलेख को कलकत्ता लाया था। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक विरहदर्थ था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। उपगुप्त ने प्रादेशिक रज्जुक युक्तक को प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो अनुसंधान कहलाता था। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को पियदसीम राजा मगधे कहा है। पियदसीम राजा मगधे। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उद्गोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा कर्ण, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई है, जिसकी खोज फिहरर ने की। इस अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई। अशोक का शर-ए-कुना जो कंधार अभिलेख है, शर-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने की थी, जिनकी संख्या 14 है। 14 शिलालेख थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता है 1837 ईस्वी में किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। चलिए अभिलेखों का वर्णन और उसके विषय के बारे में थोड़ा सा हम एक बार नजर मारते हैं। पहली जो शिलालेख है उसमें जो वर्णित विषय है वो है पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का निषेध और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरे शिलालेखों में जो विषय है वो है लोक कल्याणकारी कार्य, चेर, चोल, पांडे, सत्यपुत्र का उल्लेख उसमें है। तीसरे और चौथे शिलालेख में धर्म संबंधी नियम है और जो
इसके अलावा रुज्जकों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है और महामातरों को प्रति 5वें वर्ष के दौर का आदेश दिया गया है। 5वें शिलालेख में धर्म महामातरों की नियुक्ति के संकेत हैं और समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। छठे शिलालेख में 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में आत्म संयम की शिक्षा, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन, सच्ची भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या, राजा और राज्य कर्मचारियों को सदा प्रजा के हित की चिंता करनी चाहिए और 11वें शिलालेख में धर्म नीति की व्याख्या एवं विशेषता की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामातरों की नियुक्ति, सभी के विचारों एवं सत्कारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसमें 5 यूनानी शासकों के नाम हैं। इसमें अंतियोक, अत्तिकिन, तुर्मय, अलेक्सुंदर और मग है और इसमें 8विक राज्यों का उल्लेख है। 14वें शिलालेख में लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा की गई है। आइए अब हम बात करेंगे अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। दोस्तों, इलाहाबाद में प्रयाग स्तंभ लेख मिला है, दिल्ली में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, दिल्ली में ही दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, चंपारण बिहार में रामपुरवा है और चंपारण में 2 और हैं, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। ये है स्तंभ लेख। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, इसमें मेरठ स्तंभ लेख में मेरठ से प्राप्त फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया था। टोपरा स्तंभ लेख जो है वो टोपरा गांव यमुना नगर हरियाणा से प्राप्त है और फिरोज शाह तुगलक भी इसे दिल्ली लेकर आया था। प्रयाग स्तंभ लेख जो कौशाम्बी का है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का इलाका उसका है, वो अकबर द्वारा लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख से 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए, एक स्तंभ लेख विहीन है। लेख युग स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। लेख विहीन स्तंभ पर वृषभ तथा बैल की आकृति उत्कीर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में चरांख जिला बिहार से प्राप्त हुआ है ये और मयूर चित्र इसमें अंकित है। रुम्मिनदेही स्तंभ लेख जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, इसमें शासनादेश लिखा हुआ है। रुम्मिनदेही गमपाल से प्राप्त है ये, इसका आर्थिक विषय इसमें है। धम्म प्रचार के लिए भेजे गए जो व्यक्ति थे वो इस प्रकार से थे। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा गए और कश्मीर और गंधार में मनझांतिक गया था, यूनान गया था महारक्षित, महाराष्ट्र गया महाधर्मरक्षित और मैसूर गया था महादेव। आइए नजर डालते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। दोस्तों, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। साम्राज्य में मंत्रियों एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों की विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रांतों को विषय में विभाजित करते थे, विषय कहते थे उसको। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। केंद्रीय अधिकारी तंत्र में सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जो निम्नलिखित हैं। पुरोहित जो है प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष था। परदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। सेना का संचालक को नायक कहते थे। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक कर्मांतिक कहलाता था। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी दंडपाल था।
वन विभाग का प्रधान आटविक था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल था। राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान दौवरिक था। सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अंतर्वेदिक। नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल नागरक था। राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष दुर्गपाल। राजा का उत्तराधिकारी युवराज। युद्ध विभाग का मंत्री सेनापति और परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए गुप्तचरों का संचार था। वो मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश व्यावहारिक, कंटक शोधन का परदेष्टि एवं जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश राजुक कहलाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम कौटिल्य ने की थी, जिसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र सम्मिलित थे। अब हम जानकारी लेंगे थोड़ा सा प्रांतीय शासन या प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का नाम है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी कर्नाटक में सुवर्णगिरी है। चौथा है प्रांत कलिंग, जिसकी राजधानी तौसली है। और पांचवा जो प्रांत है वह प्राची, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र है। आइए जानते हैं मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। प्रांतों से कर एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्थानिक और गोप नामक अधिकारी की होती थी। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था एवं नकद रुपए में लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। अर्थशास्त्र में शूद्रों का आर्य कहा गया है। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवहन कहा जाता था। सामूहिक समारोह को प्रवहन कहा जाता था। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को शुभांग कहा गया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। दोस्तों, ये एपिसोड आपको अल्फा डिफेंस केयर एकेडमी की प्रस्तुति जीके विद जौहर से करवाई जा रही है और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य काल के बाद का जो काल है, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कलिंग, भारत में इंडो ग्रीक राज वगैरह आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।